सर एक बार ये सिलेबस वाला फिर से बताना। नमस्कार। आज हम लोग मेसोपोटामिया जो दूसरा चैप्टर है, जिसको आपके बुक में लेखन कला और शहरी जीवन नाम से संबोधित किया गया है, उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो 2-3 टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये लेखन प्रणाली के बारे में है। हमने पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में ये अध्ययन किया था कि लेखन कला का विकास कैसे हुआ और उसमें किस तरह से क्ले टेबलेट का निर्माण किया जाता था, उसको मॉइस्ट पे ही लिखने की हैबिट बनाई जाती थी, फिर उसको मॉइस्ट टेबलेट पे लिखने के बाद फिर उसको ड्राई किया जाता था, सुखाया जाता था, इस तरह से वो लिखने का उनका अपना टेक्निक था। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो लिखने की इनकी टेक्निक थी, जब लिखना इन्होंने सीख लिया तो फिर इसका लिखने का सिस्टम, लिखने का तरीका क्या था, किस तरह उनके वर्ड थे, जो उनके लिखने का वो टेक्निक क्या था, क्या वॉवेल के रूप में लिखते थे, वर्ड के रूप में लिखते थे, क्या साइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनकी जब ये लेखन कला की बात हो जाती है तो फिर लिटरेसी की बात होती है, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे वहाँ के। फिर उसके बाद यूज ऑफ राइटिंग, क्या प्रयोग, किन किन चीज़ों में प्रयोग किया जाता होगा। और फिर लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लिगेसी ऑफ राइटिंग, लेखन कला की क्या देन है। मेसोपोटामिया ने जो लेखन कला का विकास किया मानव सभ्यता के लिए, उस मानव सभ्यता में जब जो लेखन कला का विकास हो तो उसको दुनिया के लिए वो किस तरह से एक वरदान के रूप में था, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेखन कला से जुड़े हुए और उनके टैबलेट से जुड़े हुए, जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे 3200 BC, ये इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है आपको, और 2600 BC, ये दोनों, क्योंकि 3200 BCE और 3200 BCE में पहला टेबलेट मिला है। सबसे पुराना जो टेबलेट मेसोपोटामिया से मिला है वो 3200 BCE का है, ठीक है। और इस पे जो लिखा हुआ, ये ओल्डेस्ट टेबलेट है मेसोपोटामिया, इस पे जो लिखा गया है वो पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा गया है। उस टाइम के टेबलेट है, उसमें मोर देन 5000 साइंस का यूज हुआ है। एग्जैक्ट कोई स्क्रिप्ट का प्रयोग नहीं हुआ था उस टाइम। इन लोगों ने एग्जैक्ट कोई डिसाइडेड स्क्रिप्ट का प्रयोग करना नहीं सीखा था, पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते थे, लेकिन टेबलेट का यूज करना उन्होंने सीख लिया था, ठीक है। 2600 BCE में इन्होंने एक अपना स्क्रिप्ट की खोज कर ली, जिस स्क्रिप्ट का नाम है क्यूनिफॉर्म। इस स्क्रिप्ट का नाम है क्यूनिफॉर्म, इसको हिंदी में कीलाकार लिपि बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो इसलिए बोलते हैं अर्लीस्ट राइटिंग वाज पिक्टोरियल, जो 5000 साइंस के लगभग थे, और बाद के जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट उसमें उसको और नीचे लिमिटेड कर दिया गया उसके साइंस को, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो लिखते थे। नेक्स्ट है कि फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में देखो, ऐसा नहीं है कि मेसोपोटामिया विकास के साथ ही कोई न कोई भाषा का तो प्रयोग करते ही होंगे, लेकिन जो टेबलेट के अध्ययन के बाद जो पता चला है, तो उसमें पता चला है सबसे पहला उनका नॉन लैंग्वेज जो हिस्टोरियन ने फाइंड आउट किया है वो था सुमेरियन। इसको आपको याद रखना। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, मेसोपोटामिया का सबसे पुराना लैंग्वेज, ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सा है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, सुमेरियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली टॉपिक इसमें, द सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम ऑफ राइटिंग यानी कि लेखन प्रणाली कैसी थी। देखिए, पहली चीजें जो आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं कि वो किस पे लिखते थे, टेबलेट पे लिखते थे। पहली चीज टेबलेट पे लिखते थे, और मॉइस्ट टेबलेट पे लिखते थे। मिट्टी को गीला करके जब वो टेबलेट बनाते थे तो उसको प्लेन करके टेबलेट बनाते थे। जब गीला ही, थोड़ा सा ड्राई हुआ, गीला ही है, जिस पे लिखा जा सकता है, तो लकड़ियों से उस पर लिख दिया जाता था। फिर उसको सन में सुखा, मतलब जो सूरज की धूप है उस पर फिर उसको सुखाया जाता था, फिर उसका जो प्रयोग करना है कीजिए। तो ये दूसरा जो इनके अक्षर है, तो वो अक्षर जो है नोट इन द फॉर्म ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जैसे अभी हम मान लो कि हमने ये बुक, BOO के बुक का यूज करना है, तो बुक में बी जो है वो
कॉन्सोनेंट है, ओ वोवेल है, फिर ओ वोवेल है, और फिर उसके बाद के क्या है, कॉन्सोनेंट है। प्रत्येक जो हमारा जो वॉइस है, हमारा जो वर्बल जो 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 हमारी ध्वनि निकलती है गले से, तो उस ध्वनि के एक एक जो है कॉन्सोनेंट और वोवेल को जोड़ के हमने वर्ड बनाया। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग इस तरह से कॉन्सोनेंट और वोवेल को जोड़ के नहीं, वो क्या करते थे, सिलेबल्स को। अब सिलेबल क्या होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एक मान लो वर्ड है, इस इंफॉर्मेशन वर्ड को बनाने के लिए अगर आप सिलेबल वाइज इसको करोगे तो आई एन, इन, एफ ओ आर, फॉर, एम ए, मे, टी आई ओ एन, सन, तो ये ऐसे करके बना इंफॉर्मेशन। तो वो आई एन एफ ओ आर ऐसे करके यूज नहीं करते थे। इन के लिए एक सिंबल, एफ ओ आर एक सिलेबल है, इसके लिए एक सिंबल, एम ए एक सिलेबल है, इसके लिए एक सिंबल, टी आई ओ एन, सन, ये एक सिलेबल है, इसके लिए एक सिंबल। तो इस तरह से ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, इस तरह से उनके साइंस होते थे, उनके जो लेटर्स हैं, लेटर्स के साइन इस तरह से, किनफॉर्म जो उनकी स्क्रिप्ट है उसके लेटर्स के साइन इसी तरह के होते थे। ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो आपको लिखना है टेबलेट, तो टेबलेट में टीएबी एक सिलेबल हुआ और एलईटी एक सिलेबल हुआ। जब टेबलेट का उच्चारण करेंगे तो हम लोग कुछ इसी तरह से उच्चारण करते हैं, टीएबी टैब, एलईटी लेट, तो ये क्या बन गया, टेबलेट। लेकिन जब वो मेसोपोटामिया वाले जो लोग लिखते थे तो उन्होंने टीएबी टैब, ये एक साउंड है, इस साउंड के लिए वन साइन, ठीक है, और लेट के लिए वन साइन। ये इस तरह से उनका जो है लेटर बना था, उनका लिखने का तरीका ये था। ये इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आप इसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में अगर चेंज कर दोगे तो ये आसान हो जाएगा, आप सब हजारों वर्ड बना सकते हो, मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लेटर से। लेकिन इस तरह का सिलेबल बनाओगे तो इसकी जो मोर देन 100 लगभग उसके साइंस हो जाएंगे। तो जो यूनिफॉर्म लिपि है उसके साइंस है मोर देन 100 साइंस है, उससे फिर कई वर्ड बनते हैं। तो ये है कुल मिला के, ये अगर आप समझने की कोशिश करो तो लेटर, सिलेबल्स, और सिलेबल के बाद बनता है वर्ड। तो यहाँ सिलेबल से ही वर्ड बनाते थे मेसोपोटामिया वाले, लेटर का यूज नहीं करते थे। तो ये इनके लिखने की टेक्निक थी। अब इसके बाद लिखने की टेक्निक जब आपने समझ लिया, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिटरेसी के बारे में हम बात करेंगे। लिटरेसी उनकी कैसी थी, देखो लिखने की जो टेक्निक है उनकी, जब लिटरेसी की बात करेंगे तो टेक्निक से समझ में आएगा। लिखने की टेक्निक है मोर देन 100 साइंस, उसको लिखना है, तो उसके लिए ये जो लिखने की टेक्निक थी, राइटिंग टेक्निक वाज कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो जब राइटिंग टेक्निक कॉम्प्लेक्स है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सब लोग नहीं लिख पाएंगे। तो वेरी लेस पीपुल were able to read and writing। ये चीज आपको पता होना चाहिए एक तर्क के साथ कि जो राइटिंग टेक्निक थी वो कॉम्प्लेक्स थी, जिसके कारण बहुत कम लोग लिख और पढ़ पाते थे। और उनका जो राइटिंग का जो टेक्निक था वो स्पीकिंग का टेक्निक, जैसे हम लोग बोलते हैं तो बोलने का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब लोग उसी चीज को लिखना शुरू करते हैं तो फिर एक सब भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के जो लेटर्स मिले हैं, जो टेबलेट्स मिले हैं, उससे पता चलता था लोग जैसे बोलते थे, मतलब जैसे लिखते थे वैसे ही बोलने की कोशिश करते थे। तो एक एविडेंस है, एक लेटर है, इसमें जब बुक में पढ़ोगे तो उसमें पता चलता है कि एक ऑफिसर है, वो बोलता है कि मैं राजा के समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मेरी बातों को सुना जाए, मतलब एक तरीके से, मतलब बोलना जैसे वैसे ही लिखना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या था, बहुत कम लोग लिटरेट होंगे, साक्षरता बहुत कम लोगों में रही। ठीक है, ये भी आपने समझ, बस इसमें यही 2 पॉइंट आपको जानना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना। नेक्स्ट है आपको
यूज क्या था राइटिंग का? लेखन कला का प्रयोग कहाँ होता था लेखन कला का? ये अब यूज को समझने से पहले स्टोरी ऑफ एक राजा है एनमरकर, स्टोरी ऑफ एनमरकर, ये मेसोपोटामिया, किंग ऑफ मेसोपोटामिया है, ये किंग ऑफ मेसोपोटामिया, शॉर्ट में मैं मेसो लिख रहा हूं, ठीक है। ये वहां का सबसे पुराना जो लैंग्वेज हमने अभी बताया था सुमेरियन, तो सुमेरियन भाषा में सुमेरियन एपिक है, वहां पे काव्य लिखा गया, कई काव्य हैं सुमेरियन एपिक में। इस अमेरिकर के स्टोरी को, स्टोरी ऑफ अमेरिकर, इस अमेरिकर के स्टोरी को सुमेरियन काव्य में लिखा गया, उसका अंश आपके बुक में है, आप पढ़ोगे। स्टोरी क्या था? स्टोरी सुनो। स्टोरी में ये बताता है कि जो राजा है, राजा अपने शहर को सजाने के लिए, राजा शहर के मंदिरों को सजाने के लिए लैपिस लजुली जो होता है, लाजवर्द उसको हिंदी बोलते हैं, एक कीमती पत्थर होता है, उसकी आवश्यकता है। तो राजा क्या करता है, अपने जो ऑफिसर हैं या अपने उनके जो नौकर हैं उसको क्या करता है, अपॉइंट करता है, और एक दूर का देश है जिस देश के लिए उन्होंने टर्म यूज किया अरक्टा के लिए उसको भेजता है, जहां पे ये लापी लाजुली और सोने चांदी वहां पे थे। तो जो कीमती वस्तुओं के लिए जब भेजता है तो उसका जो नौकर है वो जाता है और बार बार जाता है, लेकिन वो ला नहीं पाता, फिर आता है, फिर जो एनवर्कर फिर उसको भेजता है, फिर जाता है, फिर आता है, और वो क्या करता है, भूल जाता है। एक्चुअली वो जाते जाते, मतलब उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जाने में उसको कितनी परेशानी, नदियों को, घाटियों को, पहाड़ों को, और कई सारे हिली एरिया को, रीजन को क्रॉस करके वो जाता। उस टाइम जो है रात में चांद और तारों के सहारे दिशा का ज्ञान लेके, और दिन में सूरज के जो स्थिति थी उसके अनुसार वो अपना रास्ता किस ओर उनको जाना है उस डिसाइड करते हुए पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां जाके एक्सप्रेस करना संभव नहीं होता। उसको क्या चाहिए, ना वहां का राजा इसको जो चाहिए दे पाता है, ना ये बता पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बार बार जब ये घटनाएं घटती है, बार बार थ्रेटन किया जाता है राजाओं के एनमरकर के द्वारा उसके अपने नौकर को, लेकिन उसके बावजूद वो सामान को नहीं ला पाता है। तो अंत में क्या करता है, एनमरकर जो है वो एक टेबलेट बनाता है, और टेबलेट बना के इस टेबलेट को क्या करता है, उस पे कुछ साइन बनाता है, मतलब इस पे राइटिंग करता है, लिख के, और टेबलेट सुखा के उसको दे देता है। अब उसका नौकर उस टेबलेट को लेके पहुंचता है अरक्टा के राजा के पास, और अरक्टा का राजा देखते ही किंग कर्तव्य मूड उसको बोलते हैं, अचंभित होता है, फिर क्या है, उसको परखने की कोशिश करता है। फिर वो राजा जो है उसको वो सामान देता है, और फिर वो उसका नौकर, एनमरकर का नौकर उस सामान को लेके दूर देश अरक्टा से सामान लेके कहाँ पहुंचता, मेसोपोटामिया पहुंचता है। तो इस कहानी, अब देखो ये कहानी जो है, जो कहानी आपने देखा, ये काव्य की कहानी है, ये झूठ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सच ही हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो राइटिंग है, राइटिंग का टू मेजर यूज जो था, एक ट्रेड के लिए और एक मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है, ये चीज पता चलता है। दूसरी चीज इस कहानी से क्या पता चलता है कि राजा ने ही व्यापार और लेखन कला का विकास किया था। ये इस कहानी से ये पता चला। सुमेरियन काव्य जो है, सुमेरियन जो एपिक है, उस एपिक की कहानी में जो एनमरकर की कहानी है, उसके हिसाब से पता ये चलता है कि राजा ने ही व्यापार और लेखन कला का विकास किया था इस कहानी से। अगर इस कहानी के आधार पर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये लिखना होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राजा ही इसका विकास किया, कोई कॉमन पीपल भी विकास
कर सकता था। इसके बारे में एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है कि किसने, एक आम आदमी ने लेखन कला का विकास किया या राजा ने, लेकिन इस कहानी के अनुसार राजा ने लेखन कला का विकास किया, ये आपको समझना जरूरी है। अब जो है, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या था यूज ऑफ राइटिंग, सिंपल सा, ये कहानी छोड़ो, कहानी के बारे में पूछेगा तो कहानी के बारे में लिखना, सिर्फ पूछेगा यूज ऑफ राइटिंग, ये लिखिए। यूज ऑफ राइटिंग कम से कम 3 पॉइंट्स आपको होना चाहिए। एक, पहला देखिए ट्रेड में पहला, दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग, दुकानदार को अपना रिकॉर्ड रखना है, आपको भी अपना रिकॉर्ड मैंडेट, वही खाता रखते हो, तो वो लोग टेबलेट पे लिखते थे, राइटिंग करते थे, रिकॉर्ड कीपिंग। और तीसरा लिटरेचर, राइटिंग। ये 3 चीजें आपको इसको डिटेल कर देना, ठीक है। ये क्या था, लेखन कला के। अच्छा, इसमें और अगर कुछ देखो, राजा, ऑर्डर ऑफ किंग, राजा अगर अपना ऑर्डर पास करेगा तो वो भी लिख के पास करेगा, टेबलेट पे अपना ऑर्डर, डिग्री देगा। तो ये सारी चीजें, और भी कुछ ऐड कर सकते हो, इसमें कोई उतना सोचने वाली बात है, मतलब राइटिंग का क्या यूज हो सकता था उस टाइम में, वो सारी चीजें लिखे। तो ये यूज ऑफ राइटिंग है, और यूज ऑफ राइटिंग नहीं, एडमरकर की कहानी है, उसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लिगेसी ऑफ राइटिंग। लिगेसी ऑफ राइटिंग में साइंस को अगर नेक्स्ट जनरेशन ले जाना है तो उसके लिए जरूरी है वो रिटन फॉर्म में हो। देखो, जो कहानी होती है, जो स्टोरीज होती हैं, उसको आप ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पहुंचा सकते हो, लेकिन साइंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ओरली पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो रिटन फॉर्म में है तो उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने साइंस को, अपने जो साइंटिफिक नॉलेज थे उसको उन्होंने रिटन फॉर्म में ऑब्जर्व किया, प्रिजर्व किया, और उसके कारण वो पूरी दुनिया में आगे फैल पाया। दूसरा चीज, जैसे कि जो स्पेसिफिक साइंस की जब बात करते हैं, जब उन्होंने किस विधा में कौन सा नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया, उसको दुनिया को दिया, तो उसमें देखो टाइम रिकॉर्डिंग, टाइम रिकॉर्डिंग समय की गणना, समय की गणना करने में इन लोगों ने डिवीजन ऑफ ईयर्स इनटू 12 मंथ, और ये इनका डिवीजन ऑफ ईयर्स इनटू 12 मंथ था, ये लूनर जो मूवमेंट है, जो चंद्रमा का मूवमेंट है, उसके हिसाब से ये लोग फाइंड आउट करते थे, ना कि ऑन द मूवमेंट ऑफ सन। जो देखो एक्चुअली होता क्या है, जब ये टाइम, जैसे कि आपको इस्लाम, जो इस्लामिक जो संवत है, जो टाइम और मंथ का जो गणना करने का, जो हिजरी जिसको बोलते हैं संवत, उसमें क्या होता है, जो अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है चंद्रमा, उसके हिसाब से मंथ और ईयर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया वाले भी इसी मूवमेंट के आधार पे मंथ और ईयर डिसाइड करते थे। लेकिन अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसके हिसाब से जनवरी फरवरी ये सब डिसाइड, या फिर इंडिया का जो शक संवत है, ये दोनों जो है कैलेंडर, ये दोनों मूवमेंट ऑफ अर्थ का जो रिवॉल्विंग है अराउंड द सन, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसलिए इस दोनों, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर और जो इंडिया का जो शक संवत है, ये दोनों संवत आप देखोगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मौसम, जो वेदर है, वेदर कंडीशन से ये सूट करता है, जबकि इस्लामिक कैलेंडर वेदर कंडीशन से सूट नहीं करता है, लेकिन वो भी कैलेंडर तो है ही। तो ये जो है जो मेसोपोटामिया का जो कैलेंडर है, वो कुछ इसी तरह का कैलेंडर था, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसके हिसाब से वो ईयर को डिसाइड करते थे और मंथ को डिसाइड करते, ठीक है। दूसरा है मंथ को उन्होंने 4 वीक्स में, और एक दिन को 24 घंटे में, और 1 घंटे को 60 मिनट में इन्होंने
डिवाइड कर रखा था, इसका उनको प्रॉपर नॉलेज था। और ये जो नॉलेज है टाइम रिकॉर्डिंग की, ये जो समय गणना की, ये नॉलेज अलेक्जेंडर को मेसोपोटामिया से ही मिला था और अलेक्जेंडर भी अपने राज्य में इस नॉलेज का यूज कर, इसी अलेक्जेंडर से रोमन एम्पायर, रोमन लोगों ने इसको इस नॉलेज का यूज किया, रोमन के राजाओं ने। फिर यहाँ से इस्लाम अगेन उसी इराक के एरिया में इस्लामिक जब रूल्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इस्लामिक लोगों ने भी इस नॉलेज को एक्वायर किया और उसके बाद इसी इस्लामिक नॉलेज के बाद ये जो है पहुंचा अगेन मिडाइवल यूरोप और इसी नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे कई सारे सुधार भी हुए थे। मिडाइवल यूरोप में रिनासा आया, कई सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कई सारी चीजें आई। तो ये जो देखो, ये जो टाइम रिकॉर्डिंग की जो उनकी एबिलिटी थी वो किस तरह से लगातार बढ़ता है और आज भी हम उसका यूज कर रहे हैं। तो ये मेसोपोटामिया वालों की एक बहुत बड़ी विरासत है। इतना ही नहीं, ये जो स्टार्स का पोजीशंस है, जो समूह ग्रुप ऑफ स्टार्स और स्टार्स पोजीशन है, उसको भी ये लोग गणना करते थे, ऑब्जर्व करते थे। लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के बारे में भी इनको पता था। मैथमेटिक्स में 1800 BC के टेबलेट मिले हैं, उस टेबलेट पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, रूट स्क्वायर, और जो रूट स्क्वायर का उन्होंने फार्मूला अपने बुक में दिया हुआ, अगर उसको फाइंड आउट करोगे तो अभी का जो रूट स्क्वायर है उससे बहुत कुछ मिलता, मतलब जो पॉइंट के बाद जो थर्ड फोर्थ डिजिट के बाद डिफरेंस मिलता है। 1 पॉइंट, जैसे कि 2 का स्क्वायर इन्होंने जो रूट स्क्वायर 2 का जो रूट स्क्वायर निकाला है 1.414 जो होता है, 1.414 के बाद का जो 3 डिजिट है उसमें डिफरेंट मिलेगा। तो ये बहुत कुछ जो इनकी गणना थी ना, प्रेजेंट गणना से इनकी रूट स्क्वायर की गणना मिलती जुलती थी। तो इस तरह से आप देखोगे मेसोपोटामिया वासियों का जो विरासत है, जो देन है, खास करके राइटिंग का जो देन है, वो दुनिया के लिए अनमोल है। उससे बहुत कुछ हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।